Good evening. Yesterday's problems for homework were problem number 36, 37, 35, 13 and 20. So hopefully solve हुए होंगे problems. So we come to the problem number 13. Problem number 13 में क्या दिया हुआ था? Company share quoted in market at current rupees 40 currently. Company pays dividend rupees 2 per share, and the investor expect a growth rate of 10% per year. Compute the company's cost of equity capital. ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो डिविडेंड दिया हुआ है ₹2 पर शेयर पेज, ठीक है. सो ये जो है बेसिकली कंटिन्यूस टेंस में है. पेड होता तो हम बोलते कि ये पास्ट में पे हो गया. उन्होंने बोला कि पेज, ठीक है. सो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी है. इसको कंसीडर किया जा सकता है एंड इंस्टीट्यूट हैज डन दैट वे. तो इसलिए हमने जो ₹2 है इसको D1 लिया है. गॉट इट. सो इसी के लिए ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दिया, क्योंकि क्या यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है यहाँ पे. तो उसकी वजह से ये ₹2 D0 लेके किया तो फिर वो आंसर इंस्टीट्यूट से मैच नहीं होता. यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 40 प्लस 0.10 इंटू 100 15% ए पार्ट के लिए ये आ गया. देन बी, इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 11% पर एनम, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर. अब के का फॉर्मूला क्या है, D1/P0 प्लस G इंटू 100. जी हम दूसरी साइड के लिए लेके गए तो के माइनस जी इज इक्वल टू D1/P0, और फिर उससे हम P0 का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं. दैट इज D1/Ke माइनस जी. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर द प्राइस ऑफ शेयर. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. डिविडेंड ₹2 ही था. के 15% हमने कंप्यूट करा था पिछले पार्ट में, माइनस जी. सो दिस इज ₹50. एंड द सी पार्ट, इफ द कंपनीज cost of capital is 16% and anticipated growth rate is 10% per annum, calculate the market price if the dividend per share ₹2 is to be maintained. ठीक है. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अब के 15% की जगह उन्होंने 16% दे दिया एंड ग्रोथ रेट 10% रखा. सो द प्राइस ऑफ शेयर इज ₹33.33. हाँ, बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन इसमें. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 20. ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है यूजिंग CAPM. तो यहाँ पे ABC कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल. RF दिया हुआ है 7%, बीटा इज 1.20 एंड RM माइनस RF दिया है यहाँ क्वेश्चन में. So that is 6%. Calculate the cost of equity. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, it comes to 14.20%. Then after this, problem number 35. problem number 35 में क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ, अब ठीक है. अब जो उन्होंने दिया है क्या कर सकते हैं उसमें. एक्चुअल में फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इम्प्रॉपर है. कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर की ज्यादा होनी तो नहीं चाहिए, बट अब अगर आ रही है तो क्या करा जा सकता है उसमें. ठीक है. क्या दिया हुआ था, एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी कैपिटल 10 लाख शेयर्स एट पार वैल्यू
then 12% preference capital, 10,000 shares at par value, then retained earnings 14%, non-convertible debenture 70,000 debentures rupees 100 par, 14% term loan from SFC. SFC बेसिकली क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. Then the market price per equity share is rupees 25. Next expected dividend per share is rupees 2. तो इससे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100 एंड ग्रोथ रेट इज गिवन 8%. सो उससे आ गया KE इज 8%, सॉरी 16%. देन the preference shares are redeemable after 7 years at par and currently quoted at rupees 75 per share in the stock exchange. So यहाँ पे वही redeemable preference shares के लिए हमने करा, तो rate of preference dividend is given 12% and 10,000 face value इसमें 100 रुपीज आएगी. कैसे? 10 लाख है, 10 lakhs divided by 10,000 करोगे सो रुपीज 100 पर शेयर इज द फेस वैल्यू. तो उसके हिसाब से जब हमने कंप्यूट किया सो दैट कम्स टू 17.80%. Then for the debentures are redeemable after 6 years at par and there the current market quotation is rupees 90 per debenture. So net proceed या NP is 90 rupees and the rate of interest is 14%. So KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सो उससे ये आ गया 9.12%. देन अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इट इज आई इंटू 1 माइनस टी. सो इंटरेस्ट है 14% इंटू 1 माइनस 0.50 तो 7% आ गया यहाँ पे. एंड देन अब कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कल हमने एक नोट लिखा था कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि बुक वैल्यू वेट्स यूज करने की मार्केट वैल्यू वेट्स, तो हमारे को मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करने हैं. सो यहाँ पे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्ट तो हमने कंप्यूट करी थी. अब मार्केट वैल्यूज कैसे आई हैं? 10 लाख शेयर्स है, 25 रुपीज का तो 250 लैक्स आ गया एंड प्रेफरेंस शेयर्स का 10,000 शेयर्स है 75 रुपीज के तो 7.5 लैक्स आ गया. देन डिबेंचर्स के लिए 90 इंटू कितने था 70,000 तो 63 लैक्स आ गया एंड टर्म लोन 100 लैक्स का है. तो यही जो अमाउंट थे इसी को वेट्स एज इट इज ले लिया एंड उससे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट कंप्यूट किया. दैट कम्स टू 12.86%. Is it clear? ठीक है. Then after this problem number 36. क्या दिया हुआ है? अल्फा लिमिटेड हैज in issue 5 lakh rupees one ordinary share whose current ex dividend market price is 1.50 per share. The company has just paid a dividend of 27 paise per share. Dividends are expected to continue at this level for some time. So growth rate नहीं, मतलब ये दिया हुआ है कि ग्रोथ इन डिविडेंड नहीं है. तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो विदाउट ग्रोथ वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. D upon P0 into 100. So 0.27 divided by 1.50 into 100 that comes to 18%. ठीक है. और हमारे से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था. अब इसमें डेट और कुछ और तो है ही नहीं, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 18%. ये लाइन लिखना जरूरी है एग्जाम में. सिर्फ KE 18% निकाल के छोड़ दिया तो आंसर नहीं आया, WACC नहीं लिखा और वो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा ये लाइन अगर नहीं लिखी तो. ऐसे ही मार्क्स कटते हैं कि आधा आधा नंबर कटता जाता है एंड फाइनली हम एक्सपेक्ट करते हैं 60 और आते हैं 50 भी नहीं आते. तो ये चीजें हो जाती हैं. देन इसके बाद में बी पार्ट में 5 year ago बी लिमिटेड issued 12% irredeemable debentures at 103.
at a rupees 3 premium over their par value of rupees 100. The current market price of these debentures is rupees 94. If the company pays corporate tax at a rate of 35%, what is the current cost of debenture capital? ठीक है, तो करंट कॉस्ट पूछिए तो हमारे को करंट प्राइस लेना पड़ेगा. हमने इशू किए थे 103 पे, दैट इज इररिलेवेंट. आज की डेट में जब हम कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे 94 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द डिबेंचर. तो हम इसमें क्या लेंगे, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100, क्योंकि इररिडीमेबल है बट टैक्स रेट है यहाँ पे. तो दिस कम्स टू 8.30%. देन अब इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 37. X Limited is next expected dividend per share is 2.50, growth rate is 6%, and the stock currently sells for rupees 25 per share. Additional equity can be sold to public to net 21 per share. Calculate X Limited's flotation cost. ठीक है, सो यहाँ पे करंटली कितने का है, 25 रुपीज का शेयर है, बट कैन बी सोल्ड टू द पब्लिक टू नेट 21 पर शेयर. तो जो नेट आ रहा है हमारे को सब फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके 21 रुपीज ही मिल रहा है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई 4 रुपीज. एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस G इंटू 100. तो उससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कम्स टू 17.90%. बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है, सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने नया जो कंसेप्ट सीखा था, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पहली चीज कब कंप्यूट करेंगे, जब हमारे को नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला ही तब जाता है जब हमारे को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो या कहीं कैपिटल एम्प्लॉय करना हो. तो वहां पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं टू इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट. गॉट इट? ठीक है, सो परफॉर्मेंस इवेलुएशन के लिए यूज होता है. उसके लिए हमारे स्टेप्स क्या थे, हम पहले कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल निकालेंगे, फिर उसके बाद में डिटरमाइन करेंगे टाइप ऑफ वेट्स टू बी यूज्ड. सो हमारे पास कितने तरीके के वेट्स थे, 2 टाइप ऑफ वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स. बुक वैल्यू वेट्स मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है कैपिटल की वो लिया और उसके बेसिस पे प्रपोर्शन निकाला और वेटेड एवरेज निकाल दिया. देन उसके बाद में था मार्केट वैल्यू वेट्स. सो मार्केट वैल्यू वेट्स में हमने जो भी कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और टर्म लोन वट एवर इट इज, उसकी मार्केट वैल्यू कंसीडर करी एंड उसके बेसिस पे वेटेड एवरेज निकाला. सो मार्केट वैल्यू वेट्स आर एक्चुअली बेटर देन द बुक वैल्यू वेट्स. क्यों है बेटर? बिकॉज ये जो बुक वैल्यू वेट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो आज की डेट में कोई हमारे पास प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए हमारे को इवैल्यूएशन करना है. ठीक है, तो वहां पे अब अगर हम कैपिटल आज की डेट में इशू करेंगे तो किस वैल्यू पे इशू किया जा सकता है, उसके हिसाब से हम कंसीडर करते हैं. एंड मार्केट वैल्यू वेट्स दैट्स व्हाई इज बेटर देन बुक वैल्यू वेट्स. अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना था, क्या कि जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करते हैं सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूड्स द इंपैक्ट ऑफ रिजर्व्स आल्सो. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से कंसीडर नहीं किया जाता, बट बुक वैल्यू वेट्स के केस में हमारे को रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से कंप्यूट करना है. इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है, चलो इसके बाद में वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 27.
Problem number 27. Z Limited is presently financed entirely by equity shares. Current market value is rupees 6 lakh. So किसकी market value है? ये equity की market value है. किसकी market value है? Equity की. Because it is presently financed entirely by equity shares. A dividend of rupees 1,20,000 has just been paid. ये total capital पे 1,20,000 का dividend pay किया गया है. Number of shares यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं. This level of dividend is expected to be paid indefinitely. Means the growth rate is nil. ठीक है, यहाँ पे growth in dividend नहीं है. The company is thinking of investing in a new project involving an outlay of rupees 5 lakhs now and is expected to generate a net cash receipt of 1,05,000 per annum indefinitely. The project would be financed by issuing rupees 5 lakh debentures at market interest rate of 18%. Ignoring tax consideration, calculate the value of equity and gains made by the shareholders if the cost of equity rises to 21.6%. Prove that weighted average cost of capital is not affected by gearing. Gearing मतलब leverage, मतलब presence of debt in capital structure, that is gearing. Got it? तो अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब इस केस में यहां पे वो क्या कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है एंड उस प्रोजेक्ट से हमारा जो ईबीआईटी आएगा वो आएगा 1,05,000. गॉट इट? ठीक है. देन उसमें और ये जो 5 लाख रुपीज है वो कैसे रेज किया जा रहा है? बाय इशूइंग डिबेंचर्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच इज 18%. ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा? टैक्स रेट यहां पे नहीं है, तो जो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होगा दैट विल बी नेट इनकम. और एग्जिस्टिंग तो चलता ही रहेगा. सो एग्जिस्टिंग में जो हमारा एग्जिस्टिंग डिविडेंड था वो 1,20,000 था. ठीक है. सो फर्स्ट, सो वी स्टार्ट विद राइट नेट कैश रिसीट, net cash receipt. Basically this is they are giving is EBIT from new project, from new project. It is 1,05,000. It is rupees 1,05,000. देन इसमें से हम लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. दिस इज 5 lakh into 18%. That will be 90,000. सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज ईबीटी और नेट इनकम, ईबीटी और नेट इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ मच? इट इज 15,000. तो जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में एक चीज पढ़ी थी, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन था दैट ऑल द नेट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. तो नए प्रोजेक्ट से जो हमारी नेट इनकम आ रही है वो आ रही है 15,000. सो ये हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डिविडेंड फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा. देन इसमें ऐड कर दिया हमने एग्जिस्टिंग डिविडेंड, existing dividend. It is 1,20,000.
20,000. So from this we have got therefore total dividend total dividend after new project, after new project, this is 1,35,000. 1,35,000. नाउ आफ्टर दिस अब हम उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी 21.6%. सो राइट कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट, it is 21.6%. 21.6%. देन इससे हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट, therefore वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट कैसा, दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाय के. दिस इज 1,35,000 डिवाइडेड बाय 21.6%. बताओ कितना आएगा? 6,250 नहीं, परसेंटेज है वो. 6,25,000. 6,25,000. देन हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है? उन्होंने फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है दैट इट इज रुपीज 6 lakhs. सो राइट लेस existing value of equity, it is rupees 6 lakhs. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? gain to shareholders. So right, therefore gain to shareholders to share holders, it is 25,000. Just 25. समझ में आया व्हाट वी आर डूइंग? क्या है, हमने एक नया प्रोजेक्ट था उसमें इन्वेस्टमेंट किया जो 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट था एंड दिस एंटायर अमाउंट वाज टू बी रेज थ्रू द डिबेंचर्स. उससे 1,05,000 की नेट इनकम आई, इंटरेस्ट उसमें चला गया, नेट इनकम आ गया एंड एग्जिस्टिंग कितना था? 1,20,000 था. सो ये टोटल नेट इनकम हो गई 1,35,000. नेट इनकम डिवाइड बाय के, दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी 6,25,000 आ गया, पहले था 6 lakhs. सो क्या हो रहा है कि जो नया प्रोजेक्ट है उसमें उसकी वजह से हमारी जो इक्विटी की वैल्यू, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, वो डेट का पैसा लगा, बट उनकी वैल्यू बढ़ गई 25,000 रुपीज से. सो उनको गेन हो गया 25,000 रुपीज का. इज इट क्लियर गॉट दिस? ठीक है. अब यहां पे अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कितनी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज कितनी पढ़ी थी? 4 थी. मॉडिग्लियनी एंड मिलर भी था. सो नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडिग्लियनी एंड मिलर अप्रोच. सो प्राइमरीली 3 और मॉडिग्लियनी एंड मिलर को मिला के 4. मॉडिग्लियनी मिलर एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आर वन एंड द
same thing. Then for the B part, they're asking prove that WACC is not affected by gearing. क्या पूछा उन्होंने? प्रूव दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग. गियरिंग कैसे आ गया यहाँ पे? जो 5 लाख रुपए का हमने डेट रेज करा उसकी वजह से गियरिंग हो गया. ठीक है, वो कह रहे हैं कि WACC इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस गियरिंग. तो कैसे करेंगे इसमें? तो इसमें निकालना पड़ेगा WACC बिफोर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड एंड WACC आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड. And अगर दोनों सेम है then the statement is correct. So computation of WACC before new project is accepted. ठीक है. सो इसमें बिफोर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड मतलब एग्जिस्टिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ था उन्होंने कि जो कंपनी है उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी है 6 लाख रुपीज एंड इट इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 1,20,000 रुपीज विच इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. वो सेम रहेगा. तो यहां पे हम पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कांस्टेंट डिविडेंड वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा एंड दैट इज D अपॉन P0 into 100. सो दिस इज 1,20,000. अब इंडिविजुअल शेयर का दिया नहीं है, इंडिविजुअल शेयर का प्राइस भी नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय 6 lakhs into 100. 1,20,000 divided by 6 lakhs into 100, that comes how much? 20%. ठीक है. ठीक. अब यहां पे at present the company is financed only by entirely by equity shares. So WACC, that is KO, will be equal to the cost of equity only. ठीक है. So write as at present company is financed entirely by equity shares, therefore WACC in bracket KO will be equal to cost of equity that is कितना? 20%. तो बिफोर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 20%. सो WACC विल ऑल्सो बी 20%. गॉट इट? देन अब इसके बाद में cost of WACC, computation of WACC after new project is accepted. So write computation of WACC, after new project is accepted. After new project is accepted. ठीक है. सो अब इसमें हम कॉलम्स क्या लेंगे? जैसे लेते हैं सोर्स, कॉस्ट, market value, weight and weight into cost. So the columns here are going to be source, cost, market value, then weight and weight into cost. And हमारे पास सोर्स क्या है?
आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इट इज इक्विटी, और इक्विटी की कॉस्ट यह क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्या? हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी and value of equity shares and gains made by shareholders if the cost of equity rises to 21.6%. So नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के बाद में जो हमारी कॉस्ट होगी दैट इज 21.6%, एंड मार्केट वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं. आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 6,25,000. ये जो हमने कंप्यूट किया था यही वाली वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज 6,25,000. देन इसके बाद में डेट, डेट की कॉस्ट कितनी है, मतलब डिबेंचर्स की कॉस्ट 18%. जो नए डिबेंचर्स थे वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू हो रहे थे, 18% पे, और कोई टैक्स वैक्स दिया नहीं है तो यही हमारी कॉस्ट होगी. रिडम्पशन वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू इज 5 lakhs. जितने पे इशू हुए उतने ही मार्केट वैल्यू. अब वेट्स क्या ले सकते हैं, वेट्स ले सकते हैं 6.25 एंड 5. अब वेट इनटू कॉस्ट, so 6.25 into 21.6 and this is 5 into 18, ये तो आ गया 90, और ये 21.6 into 6.25 कितना आता है 135. this is 135. this is 225 ये हो गया, और सम ऑफ द वेट्स 11.25. ठीक, this is sum of weights and this is sum of weight into cost, and WACC is फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, एंड दिस इज 225 डिवाइडेड बाय 11.25. बताओ ये कितना आएगा, इट इज 20%. ठीक है. सो क्या हो गया, क्या हुआ कि जो WACC थी बिफोर द न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड या विदाउट डेट वो 20% थी. अब डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड करने के बाद भी हमारा WACC इज 20%. ठीक है. जब हमारा डेट नहीं था तब भी हमारा WACC was 20%, and after this also it is 20%. so इसका मतलब क्या हो गया कि WACC is same at 20%, so we can, it is proved that WACC is not affected by gearing. ठीक है. so write as WACC is same at 20%, hence it is proved that WACC is not affected by gearing.
एंड गियरिंग का मतलब क्या होता है? गियरिंग मींस प्रेजेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल प्रेजेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, होप इट्स क्लियर, गॉट दिस। ठीक है, सो यहां पे मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो हमारा डेटा आया है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी यहां पे अप्लाई हुई है? हाँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। ठीक है, सो दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारे पास है, ये उसके अकॉर्डिंग है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता था? एज वी इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, risk of the company will increase, and if the risk of the company is increasing, then the risk of the shareholders will also increase, and they will be demanding higher return, due to which the cost of equity will rise. So ये जो cost of equity पहले 20% था, वो cost of equity अब कितना हो गया? 21.6% हो गया। And theory says that the cost of equity will rise in such a proportion that it offsets the impact of cheaper debt in capital, एंड उसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? ठीक है, चलो अब इसके बाद में वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 34। प्रॉब्लम नंबर 34, JKL Limited has the following book value capital structure as on 31st March 2024. इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स 40 lakhs है। इसका मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी है? 40 lakhs divided by 2 lakhs किया, so it will be coming rupees 20 per share is the face value or book value here. 11.5% preference share, 10% debentures. The equity shares of the company sells for rupees 20. It is expected that company will pay next year a dividend of rupees 2 per equity share, which is expected to grow at 5% per annum forever. ठीक, सो जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो भी 20 रुपीज है। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम। बुक वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? जो बुक वैल्यू है 40 lakhs डिवाइड बाय 2 lakhs, सो दैट वाज कमिंग 20, एंड मार्केट प्राइस भी 20 दिया हुआ है, सो बुक वैल्यू पर शेयर एंड मार्केट वैल्यू सेम। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 पर इक्विटी शेयर। सो ये क्या दिया हुआ है? D0 दिया है कि D1 दिया है? D1 दिया है। नेक्स्ट और एक्सपेक्टेड, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% per annum, so this is G. Assume 35% corporate tax rate required. Compute WACC of the company based on existing capital structure. ठीक है, then compute new WACC if the company raises additional rupees 20 lakhs debt by issuing 12% debentures. This would result in increasing expected equity dividend to rupees 2.40. अभी हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना था? 2 रुपीज था। वो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 2.40 हो जाएगा एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज। सो ग्रोथ रेट हमारा 5% था, तो अभी भी वो उतना ही रहेगा, बट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल फॉल टू रुपीज 16 पर शेयर। सो एट प्रेजेंट इट वॉज 20 रुपीज, बट इट विल फॉल डाउन टू रुपीज 16 पर शेयर। ठीक है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ वेट्स इन कंप्यूटेशन ऑफ WACC। ठीक है, तो वो जो हमने नोट लिखा था ना, बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स, वो वापस से लिखना है। ठीक है, और कितना लिखना है ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का ये वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, अगर 2 ही मार्क्स का, 1 मार्क 2 मार्क का पूछा है तो क्या हो गया? 4-5 लाइन की, देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ वेट्स,
One is book value weights and another is market value weights. Book value weight means जो मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में जो वैल्यूज हैं उनका जो प्रोपोर्शन हम लेके करना है, ठीक है। नाउ सो व्हाट वील हैव टू डू, यहाँ पे हम पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमारे को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा इसमें, वी विल हैव टू कंप्यूट द WACC बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सो राइट computation of WACC based on existing capital structure, existing capital structure. So इसमें we will be having step 1, हमारे को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कैपिटल की कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी। सो स्टेप 1, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल। एंड वन थिंग, एग्जाम में जो स्पीड है दैट हैज टू बी मेंटेन्ड, ठीक, जिस स्पीड से हम क्लास में कर रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से एग्जाम में होना चाहिए, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट के, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100, D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। D1 कितना है, 2 रुपीज, P0 कितना है, इट इज 20 एंड ग्रोथ रेट इज 5%। कितना आ जाएगा, 15%। देन अब इसके बाद में वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ये रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है, ये बताओ। यहां पे रिडम्पशन पीरियड दिया है, नहीं दिया है। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर रिडम्पशन पीरियड नहीं दिया होगा देन वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट दीज आर इररिडीमेबल। सो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, cost of irredeemable preference shares, so that is KP is equal to PD upon NP into 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 11.5 रुपीज, एंड अगर नेट प्राइस कुछ दिया नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि इट इज इशूड एट पार, सो दिस विल बी 11.50%। देन इसके बाद में डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के बारे में कुछ रिडम्पशन के लिए कुछ दिया है, नहीं दिया है। सो यहां पे कॉस्ट ऑफ, ये भी इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो जाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ irredeemable debentures with after tax, टैक्स रेट तो दिया हुआ है। सो यहां पे फॉर्मूला इसके लिए होगा KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस T अपॉन NP इंटू 100। And what is the rate of interest given, it is 10 and the tax rate is 35%, so 1 minus 0.35 divided by 100 into 100। %6.5। देन अब इसके बाद में स्टेप 2,
अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि यहाँ पे WACC निकालने के लिए बुक वैल्यू वेट्स की मार्केट वैल्यू वेट्स? मार्केट वैल्यू वेट्स। कंप्यूट WACC। हाँ, एक, हाँ, बताता हूँ। तो यू आर सेइंग कि ऐसा लिख दें कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू और बाकी की बुक वैल्यू इस पे कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि बुक वैल्यूज आर मार्केट वैल्यूज, ठीक है? इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू दी हुई है, प्रेफरेंस और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो हम वहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो बुक वैल्यूज है वही मार्केट वैल्यू। एक्चुअल में तुमने नेट प्राइस जो लिखा है वो मार्केट प्राइस ही होना चाहिए था ना, और तुमने फेस वैल्यू को ही मार्केट प्राइस मान लिया क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं था, ठीक? नाउ अब इसमें जो हमारे पास कॉलम्स क्या आ जाएंगे, सोर्स, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, then weights and weight into cost. So source, cost, market value, market value, then weights and weight into cost, weight into cost. And here we are having equity share capital, equity share capital cost हमने कंप्यूट करी थी 15%, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख शेयर्स हैं, and market value per share is rupees 20, so this is 40 lakhs. Then इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसकी कॉस्ट कंप्यूट हुई है 11.50%, एंड इसकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होगी विच इज 10 लाख रुपीस। देन इसके बाद में डिबेंचर्स, it is 6.50%, and here book value is 30 lakhs, so assume that this is market value also. So weights हम क्या ले सकते हैं, 4, 1 and 3, ठीक? so अब क्या हो जाएगा, weight into cost, 4 into 15, this is 60, 1 into 11.5, this is 11.5, and 3 into 6.5, तो ये कितना हो जाएगा लास्ट वाला, 19.5। इसका टोटल लिया 91, दिस इज 91, सो WACC हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 91 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया, 11.38%, 11.38%। अब वो नोट लिख लेते हैं जो तुमने डाउट पूछा था रिगार्डिंग द मार्केट वैल्यूज, तो आगे भी अगर कंफ्यूजन होगा तो ये नोट पढ़ोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। सो राइट एज मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज ऑफ preference share capital and debentures, debentures is not given, not given, therefore we assume that, we assume that market value,
market value is equal to book value. Market value is equal to book value. ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से WACC निकालेंगे आफ्टर न्यू कैपिटल इज रेज्ड। अब जब नया कैपिटल रेज हुआ है तो यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एग्जिस्टिंग डिबेंचर की कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। Compute new WACC if the company raises additional 20 lakhs debt by issuing 12% debentures. So, जो existing debentures थे वो 10% पे थे और जो नए debentures issue हो रहे हैं वो कितने पे issue हो रहे हैं, 12% पे। This would result in increasing the expected equity dividend of rupees 2.40. तो होगा क्या कि जब तुम और डेट रेज करोगे तो शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ेगी, तो शेयर होल्डर्स विल डिमांड मोर रिटर्न, तो हमारे को इक्विटी डिविडेंड रिस्क बढ़ी तो उनके लिए रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज। ग्रोथ रेट अर्लियर वाज गिवन 5% per annum, so now that will also be 5%, that will not change, but the price of equity share will fall to 16 per share. So basically हुआ क्या होगा, अगर हम इसमें ये समझने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट फिर भी कि जब नए डिबेंचर्स रेज करे तो शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ी, शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ी तो वो रिटर्न्स ज्यादा डिमांड करने लगे, तो कंपनी ने डिविडेंड बढ़ाया, बट डिविडेंड जितना बढ़ाया वो उन शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन से कम होगा। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो मार्केट प्राइस है वो इक्विटी शेयर्स का वो गिर गया। ठीक है, सो राइट फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए computation of WACC, computation of WACC after new capital is raised, after new capital is raised। अब यहां पे होगा क्या कि जब नया कैपिटल रेज करेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बदल जाएगी। ठीक, सो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी in bracket KE, that is D1 upon P0 plus G into 100। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, D1 अब नया डिविडेंड है 2.40, नया प्राइस ऑफ शेयर है 16 रुपीज, ग्रोथ रेट विल रिमेन अनचेंज, दैट इज 5% into 100, कितना आ गया 20%। पहले हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था 15% था, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया 20% हो गया। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स, रिमेंबर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स और एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सो कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर। सो इसके लिए यहां पे भी कोई रिडम्पशन पीरियड नहीं दिया हुआ है, सो KD विल बी इक्वल टू I इंटू 1 माइनस T अपॉन NP इंटू 100। सो यहां पे 12 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 7.8%। देन सी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर लिख लेते हैं,
जरूरत नहीं है एग्जाम में लिखने की। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स in bracket same as earlier, and this was 6.50. Then cost of existing preference share, this is also same as earlier, it was 11.50%. Then statement for computation of revised WACC. Statement for computation of revised WACC. So columns we are going to take will be source, cost. अब यहां पे बुक वैल्यू लेंगे कि मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू लेंगे। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, then weights, then weight into cost, weight into cost. So we are going to have, यहाँ पे अब हमारे पास सोर्स में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स एंड न्यू डिबेंचर्स। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट इज नाउ 20%। अब इनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे और अब मार्केट प्राइस हो गया है 16 रुपीज, तो ये हो जाएगा 32 लैक्स। देन इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11.5% एंड इनकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, सो इट इज 10 lakhs. देन एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, existing debentures and it is 6.50%, और हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स थे 30 lakhs के। देन न्यू डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स, इसकी कॉस्ट है 7.80% और कितने अमाउंट के रेज करे हैं? 20 lakhs के। सो हम वेट्स यहां पे ले सकते हैं 32, 10, 30, 20, and then we will be having weight into cost. So 32 into 20, 10 into 11.5, then 30 into 6.5 and 20 into 7.8. ये आया 640, 115, नहीं 195 होगा। 30 है ना, 30 इंटू 6.50, 30 इंटू 6 तो ये 180 तो वैसे ही हो गया। हम्म 156, 1106. This is summation of
weight into cost and sum of weights भी निकालो 92. Then WACC is summation of weight into cost divided by sum of weights. This is 1106 divided by 92. 1106 divided by 92. 12.02%. 12.02%. ठीक है. ठीक. कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? होप इट्स क्लियर नाउ. अब इसके बाद में वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 30. प्रॉब्लम नंबर 30. ABC Limited has following book value capital structure. Equity share capital 150 million shares or rupees 10 par. Reserves and surplus 10.5% preference share capital 1 million shares rupees 100 par. 9.5% debentures 1.5 million debentures rupees 1000 par. 8.5% term loan from financial institutions. The debentures of ABC Limited are redeemable after 3 years and are quoting at 981.05 per debenture. So ये NP दिया हुआ है debentures के लिए. Applicable income tax rate for the company is 35%. The current market price per equity share is rupees 60. The prevailing default risk-free interest rate on 10-year GOI treasury bonds is 5.5%. So ये क्या दिया हुआ है? RF दिया हुआ है. Risk-free return is given. The average market risk premium is 8%. Average market risk premium. हमारे पास CAPM का हम यहाँ पे अब कौन सा मेथड लगेगा KE कंप्यूट करने के लिए? CAPM लगेगा. एंड CAPM का फॉर्मूला क्या है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. सो रिस्क फ्री रेट तो 5.5% दिया है और मार्केट रिस्क प्रीमियम इज गिवन 8%. इट मींस RM माइनस RF की वैल्यू दी है. Then the beta of the company is 1.1875. The preferred stock of the company is redeemable after 5 years. Is currently selling at 98.15 per preference share. Required. Calculate WACC of the company using market value weights. ठीक है, तो ये compute हो जाएगा. Then second part. Define marginal cost of capital schedule for the firm if it raises 750 million for a new project. The firm plans to have target debt to value ratio of 20%. Beta of new project is 1.4375 and debt capital will be raised through term loan. It will carry interest 9.5% for 100 million and 10% for next 50 million. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे को आता है, वो स्टार्ट करते हैं. देन विल बी कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. So we come to first part here. अब इसमें हमारे को WACC निकालना है. So इसमें हमारा स्टेप 1. स्टेप 1 compute cost of individual capital. Compute cost of individual capital. इसमें पहले निकालेंगे cost of equity using CAPM. So here cost of equity using
using CAPM. CAPM stands for कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, जहां पे कैसा है, वेयर आर एफ इज रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया हुआ है, 5.50% दिया है। ठीक है, आर एम इज रिटर्न फ्रॉम मार्केट, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, बट ये दिया नहीं हुआ है। एंड व्हाट इज गिवन इज आर एम माइनस आर एफ। उन्होंने रिस्क प्रीमियम दिया है, सो रिस्क प्रीमियम फ्रॉम मार्केट, रिस्क प्रीमियम फ्रॉम मार्केट कितना दिया हुआ है, उन्होंने ये दिया है 8%। देन बीटा इज सेंसिटिविटी of stock with broad-based market index, and this is given 1.1875, and once we substitute the values here, so K is going to be RF है 5.5 plus beta is 1.1875 into RM minus RF is given 8. Tell me how much it comes to. This comes to 15%. This is 15%. Then अब इसके बाद में कंप्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो बी कॉस्ट ऑफ हाँ, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं निकाली हमने, क्या निकालें, सेम एज इक्विटी, बट क्या जरूरत है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, एंड व्हेन वी यूज मार्केट वैल्यू वेट्स तो हमारे को रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो अब यहां पे ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी इट इज पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी divided by 2 into 100. And what is the information given here for the preference shares? Preference shares के लिए क्या बोला उन्होंने, the preferred stock of the company is redeemable after 5 years and is currently selling at 98.5 per preference share. And what is the rate of interest, rate of preference dividend, 10.5%. so 10.5 face value 100 है, so अगर नहीं कुछ दिया होगा तो it is redeemable at par, so 100 minus 98.15 divided by 5 whole divided by 100 plus 98.15 divided by 2 into 100.
10.97%. 10.97%. Then अब इसके बाद में we are going to compute the cost of debentures. So cost of redeemable debentures. So इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100 and क्या दिया हुआ था डिबेंचर्स के बारे में? The debentures of ABC are redeemable after 3 years and are quoting at 981.05 per debenture. And corporate applicable income tax rate for the company is 35%. बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? What is the rate of interest? 9.5%. कितना होगा इंटरेस्ट? 95,000 का 9.5% and the tax rate is 35%, so 1 minus 0.35 plus redemption value is 1000 minus 981.05 divided by 3 whole divided by 1000 plus 981.05 divided by 2 into 100. Hmm. 6.87%, 871% या 87 ही ले लो, ठीक, 87%. देन अब इसके बाद में दी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, दी कॉस्ट ऑफ term loan. So this will be KD after tax, KD after tax is equal to KD before tax into 1 minus tax rate, so 1 minus T. So this is कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8.5% दिया है into 1 minus 0.35. 5.53%. So ये 8.50 into हाँ 5.525 या 53%, ठीक है, 5 to 5 लिख लें या 53 लिख लेते हैं, ठीक है. अब इसके बाद में we will be computing the WACC using
market value weights, right? Statement for computation of WACC using market value weights, मार्केट वैल्यू वेट्स। एंड इसके लिए हमारे पास कॉलम्स तो वही रहेंगे, सोर्स कॉस्ट मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू रुपीज मिलियन में रहेगा, देन वेट्स, then weight into cost, weight into cost। सो सोर्स हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट हमारी आई थी 15%, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज, और कितने शेयर्स हैं, 150 मिलियन शेयर्स है, इंटू ₹60, बताओ ये कितना आएगा, 9,000 मिलियन। देन इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये था 10.97%, एंड कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर, एंड एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू इज गिवन हाउ मच, 98.15, सो ये 98.15 आ गया। देन इसके बाद में डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 6.87%, एंड कितने डिबेंचर्स हैं, 1.5 मिलियन डिबेंचर्स हैं, इनटू 981.05, देन इसके बाद में है टर्म लोन, इसकी कॉस्ट थी 5.53%, यह है 500 मिलियन। हाँ, डिबेंचर्स में कितनी मार्केट वैल्यू आई है, 1471.575। अब यहाँ पे हम ना वेट्स परसेंटेज में निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या है, बहुत ऑड फिगर्स आ रही है ना, तो उसमें फिर वो सही रहेगा नहीं। दोनों तरीके से वेट्स निकाले जाते हैं, तो इसका टोटल लो, $11,069.725, ठीक है। अब वेट्स यहां पे हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो वेट होगा वो कैसे निकलेगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 11,069.725, 2-3 डेसिमल पॉइंट में ले लेना, 3 कितना आता है ये, नहीं पॉइंट में आए, वो परसेंटेज वैसा मत लिखो, परसेंटेज पूरा मत निकालो, कैसा, ये 9,000 डिवाइडेड बाय 11,069.575, सो ये आ गया 0.813, ठीक। इसी तरीके से यहां पे ये हो जाएगा 98.15,
divided by 11,069.725 .725, तो ये वैल्यू कम आएगी 98.15 डिवाइड बाई 11,069.725 है ना, 0.00887। ठीक है, देन इसी तरीके से ये वाला भी निकाल दो, कितना आता है 1471.575 1471.575 divided by 11,069.725, हाँ 0.133 या 0.133 कर लेते, 0.133, और ये लास्ट वाला 500 डिवाइडेड बाय 11,069 पॉइंट कितना 0.045, ठीक है। अब वेट इनटू कॉस्ट लो, .813 into 15 and 0.00887 into 10.97, $12.195, 0.0973, 0.914, ठीक है, 0.249। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, जब हम ऐसे डेसिमल में वेट्स निकाल रहे हैं ना, जस्ट कंफर्म कि इनका टोटल 1 आ रहा है क्या, यहाँ पे इनका टोटल 1 आना चाहिए, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का एरर होगा बट 0.99 समथिंग तो एटलीस्ट आना चाहिए, नहीं तो कहीं हमारे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो ये 1 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल कितना आ गया 13 पॉइंट, तो 46%, ये डायरेक्टली WACC आ गया, क्योंकि ये समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट है डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स 1 है, तो ये डायरेक्टली WACC आता है जब हम इस तरीके से करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आने के पहले एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और फिर करते हैं, उसमें नया कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, ब्रेक ले लेते हैं, कितना 8:10 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने यहां हमारे को क्या दिया है,
for the second part. Define marginal cost of capital schedule for the firm if it raises rupees 750 million for a new project. The firm plans to have a target debt to value ratio of 20%. Beta of new project is 1.4375. The debt capital will be raised through term loan. It will carry interest rate of 9.5% for first 100 million and 10% for next 50 million. ठीक है. सो हमारे को एक नए प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड्स चाहिए? 750 मिलियन का फंड्स चाहिए. एंड दे आर सेइंग कि डेट टू वैल्यू रेशियो इज 20%. डेट टू वैल्यू रेशियो इज बेसिकली मतलब क्या हो गया? डेट 20% है एंड इक्विटी 80% है. डेट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू. इज इट क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, यहां पे हमारे को उसमें भी फर्स्ट 100 मिलियन के लिए जो डेट होगा वो 9.5% पे होगा एंड फॉर नेक्स्ट 50 उसके बाद में. सो यहाँ पे चलो पहले ये कैसे हम फंड्स रेज करेंगे पहले ये समझ के ले लेते हैं. सो एडिशनल फंड्स, यहाँ पे एडिशनल फंड्स कितना है? एडिशनल फंड्स दिस इज रुपीज 750 मिलियन. ये हमारे को रेज करना है. ठीक है. अब इसमें कुछ डेट है और कुछ इक्विटी है. सो दे आर सेइंग कि डेट टू वैल्यू रेशियो कितना है? इट इज 20%. सो डेट टू वैल्यू रेशियो अगर 20% है इट मींस डेट इज 20% एंड इक्विटी is 80%. Got it? So यहां पे अगर डेट 20% है, 20% ऑफ 750 मिलियन बताओ कितना आएगा? दिस इज 150 मिलियन. 150 million. And equity will be how much? बचा हुआ 600 मिलियन होगा. अगर 80% भी करोगे तो वो भी उतना ही आएगा. ठीक है. एंड जो हम ये नया इक्विटी रेज करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा बीटा है, बीटा इज 1.4375. बीटा कितना दिया हुआ है? 1.4375. ठीक है. एंड क्या दिया हुआ है? डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेजेस रुपीज 750 मिलियन फॉर न्यू प्रोजेक्ट. द फर्म प्लान्स टू हैव टारगेट डेट टू वैल्यू रेशियो 20%. Beta of the new project is 1.4375. Debt capital will be raised through term loan. It will carry interest rate 9.5% for first 100 million and 10% for next 50 million. ठीक है. सो इसमें यहां पे फर्स्ट 100 मिलियन फर्स्ट 100 मिलियन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9.5%. फर्स्ट 100 million. This is at the rate of 9.5%. Then for next 50 million, for next 50 million it is at the rate of
10%. It is at the rate of 10%. ठीक है. Now, अब इसके बाद में we come to the concept of marginal cost of capital. ठीक है, हमने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है. कॉस्टिंग में जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, व्हाट इज दैट मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्टिंग में जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. एक नई यूनिट बनाने के लिए जो हमारे को एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट. ठीक. इन द सेम मैनर, जब हम फाइनेंस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो डेफिनेशन वैसी सी ही रहेगी. इट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग वन एडिशनल रुपी ऑफ फाइनेंस. क्या होगा इसका? इट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग वन एडिशनल रुपी ऑफ फाइनेंस. सो अगर एक नए रुपये का फाइनेंस हम एडिशनल रेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कॉस्ट होगी? ठीक है. हाउ दिस कंसेप्ट कम्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन आई एक्सप्लेन कि ये क्या चीज है और हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं. So write marginal cost of capital. Marginal cost of capital. So write marginal cost of capital is cost of raising one additional rupee of finance, rupee of finance. It is computed by taking weighted average cost of new funds using marginal weights. Using marginal weights. ठीक. अब ये marginal weights क्या होते हैं? Write the note. Marginal weights are target proportion in which
in which additional funds additional funds are raised in which additional funds are raised। ठीक है, तो यहां पे कैसा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो प्रैक्टिकली होता क्या है, ये हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट आता कैसे, प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो कहीं ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगा। अब मेरे को किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, जब मेरे को नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को उसके लिए नए फंड्स रेज करने पड़ेंगे, एंड जो मेरे नए फंड्स आएंगे उनकी जो कॉस्ट है और जो मेरी एग्जिस्टिंग फंड्स की कॉस्ट है उसमें डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है प्रैक्टिकली। पहले हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो अलग था, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स किसी और रेट पे इशू हुए थे, इक्विटी की कॉस्ट अलग थी, अब यहां पे हमारी इक्विटी की कॉस्ट बदल सकती है। इज इट क्लियर? तो अब अगर मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल की WACC लूं और उसके बेसिस पे नए प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करूं तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट, कि जो हमारे नए फंड्स हम रेज करने वाले हैं हम उसी की कॉस्ट निकालें, और वो जो नए फंड्स हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पे जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उसके लिए हम 750 मिलियन रेज करेंगे, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग का जो 10-11,000 करोड़ रुपीस का जो फंड्स था, जो भी था, जितने भी मिलियन का था, ठीक है, उतने मिलियन का फंड तो मैं इस नए प्रोजेक्ट के लिए यूज कर नहीं रहा हूं, तो मैं अगर मैं वो एग्जिस्टिंग WACC 13.46% लेके अगर मैं नए प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कर दूं तो वो गलत इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारे एडिशनल 750 मिलियन है इसी की कॉस्ट निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगी, जो हमारा एडिशनल इक्विटी आएगा, एडिशनल डेट होगा, उसका वेटेड एवरेज निकाल देंगे। ठीक, क्या डेफिनेशन लिखी है हमने, यहां पे जो डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग वन एडिशनल रुपी ऑफ फाइनेंस, cost of raising one additional rupee of finance, and it is computed by taking weighted average cost of new funds, weighted average cost of new funds, उसमें existing include होके नहीं आएगा। रिमेंबर यहां पे एक डिफरेंस है, एक हमने अभी इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें कैसा था कि हमने हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल था उसका WACC निकाला, फिर उसके बाद में 20 लाख का प्रॉब्लम नंबर 34 जो हमारा था उसमें एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर था उसके बेसिस पे WACC निकाला, फिर उसके बाद 20 लाख रुपीस और रेज करा, और उसके बाद में फिर टोटल फंड्स का WACC निकाला। तो ये जो 12.02% आया है ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आया। आई बात समझ में? क्योंकि इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एग्जिस्टिंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है। तो ये जो 12.02% है दिस इज नॉट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमारे को यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो हमारे को जो एडिशनल फंड्स है उसी के लिए वेटेड एवरेज निकालना पड़ता, तो वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता। उसमें अगर मैं एग्जिस्टिंग भी इंक्लूड करके और फिर रिवाइज WACC निकालूंगा तो ये रिवाइज WACC हुई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ। आई बात समझ में यहां पे? इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब यहां पे जब हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो ये जो हमारा एडिशनल 750 मिलियन है सिर्फ इसी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, नए कॉस्ट ऑफ इक्विटी लो, नया कॉस्ट ऑफ डेट लो और इसका वेटेड एवरेज निकालो यूजिंग
मार्जिनल वेट्स। अब मार्जिनल वेट्स की डेफिनेशन क्या लिखी? मार्जिनल वेट्स आर टारगेट प्रपोर्शन इन विच additional funds are raised. What are marginal weights? Are target proportion in which additional funds are raised. अब additional funds are raised in which proportion? Debt 20% है, equity 80% है. अब debt में भी first 100 million 9.5% पे है, next 50 million 10% पे है. तो यहां पे जो हमारे weights आएंगे 600:100:50. ये हमारे क्या हो गए? इनको हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएंगे मार्जिनल वेट्स। ये ना तो बुक वैल्यू वेट्स है ना मार्केट वैल्यू वेट्स है, इससे कोई मतलब नहीं हमारे को। ये टारगेट प्रोपोर्शन है जिसमें नए फंड्स रेज होने। आई बात समझ में? ठीक है। सो जब हम मार्जिनल वेट्स की बात करते हैं, जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। अब तुम ये इक्विटी मार्केट वैल्यू पे रेज करो या बुक वैल्यू पे रेज करो, इससे मतलब नहीं। 600 मिलियन रेज करोगे, आया आया डिफरेंस समझ में? तो यहां पे जब हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो बुक वैल्यू वेट्स मार्केट वैल्यू वेट्स नहीं होंगे, क्या होंगे? टारगेट वेट्स होंगे। ये 600 मिलियन तुम बुक वैल्यू पे रेज करो या मार्केट वैल्यू पे रेज करो, कितना रेज करोगे? 600 ही रहेगा ना वो, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। 600 रहेगा मतलब 600 रहेगा। ये 100 मिलियन का टर्म लोन बुक वैल्यू पे रेज करो मार्केट वैल्यू पे रेज करो, ये 100 मिलियन है तो 100 मिलियन ही है। तो ये कहलाते हैं मार्जिनल फीड्स। इज इट क्लियर व्हाट दिस? तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इसके साथ में थ्योरी में भी कई बार पूछा जाता है। और वैसे भी जो हम कर रहे हैं हमारे को ये पता तो होना ही चाहिए कि हम कंप्यूट कर क्या रहे हैं, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी भी सब्जेक्ट पे। ठीक है, कुछ तो भी कर लेते हैं, फिर नया क्वेश्चन आता है, फिर दोबारा कंफ्यूज होते हैं। उससे बेटर है एक ही बार में चीजें समझ के लो। राइट, नेक्स्ट नोट। इन केस ऑफ in case of marginal cost of capital, marginal cost of capital, there is no concept of book value weights, book value weights and market value weights, market value weights। ठीक है, अब वापस से हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे यूजिंग CAPM। सो राइट, cost of equity using cost of new equity using CAPM, cost of new equity using CAPM. So what is the formula for the CAPM? It is K is equal to RF plus beta into RM minus RF। तो रिस्क फ्री रेट नहीं बदलेगा, रिस्क फ्री रेट तो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको कंपनी की बोरोइंग से या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, बीटा चेंज हो जाएगा, बीटा चेंज हो गया है। ये कितना है? 1.4375, 1.4375 and risk premium RM minus RF is given 8. So tell me how much it comes to?
इट इज कमिंग 17%. देन अब इसके बाद में वी विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कैसे? दिस इज के डी आफ्टर टैक्स KD after tax is equal to KD before tax into 1 minus tax rate. ठीक है. देन अब इसके बाद में यहां पे फॉर फर्स्ट 100 मिलियन, फर्स्ट 100 मिलियन, ये फर्स्ट 100 मिलियन के लिए कितना था? 9.50% था इनटू 1 माइनस 0.35 and for next 50 million this is 10%, so 10 into 1 minus 0.35. ये तो आ गया. दूसरा वाला तो 6.5%. पहला कितना है? 6.175%. ठीक है. अब हम यहां पे कंप्यूट करेंगे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो राइट स्टेटमेंट for computation of weighted marginal cost of capital. This is WMCC. Weighted marginal cost of capital. ठीक है. So what the columns we are going to have for this, it will be source, cost, then target value, then marginal weights, then weight into cost. एंड ये जो टारगेट वैल्यू है ये है रुपीज मिलियन में. देन क्या है हमारे पास? इक्विटी है. कॉस्ट आई है हमारी 17%. टारगेट वैल्यू है 600 मिलियन. देन 9.5% टर्म लोन. इसकी हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई है 6.175% एंड इसकी टारगेट वैल्यू है 100 मिलियन. देन 10% टर्म लोन, इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई है 6.50% एंड इसकी टारगेट वैल्यू है 50 मिलियन. तो इसमें मार्जिनल वेट्स हमारे हो जाएंगे 60, 10 एंड 5. अब weight into cost we will be doing, it is 60 into 17, 10 into 6.175 and 5 into 6.5. Hmm. 1020 61.75
32.50 एंड इनके टोटल्स क्या आ गए? 1114.25. This is summation of weight into cost. This is sum of weights. And WMCC is summation of weight into cost divided by sum of weights. Sum of weights, and this is 1114.25 divided by 75. 14.85666% आ रहा है इसमें, ठीक है। सो ये हमारे पास ये आ जाएगी WMCC 1114.25 डिवाइडेड बाय 70, हाँ, सो 14.86%. And this is what, this is weighted marginal cost of capital. ये क्या है? weighted marginal cost of capital है. Got this? ठीक है. Now so we come to the problem number 45. क्या दिया हुआ है? ABC Limited wishes to raise additional finance of rupees 20 lakhs for meeting investment plans. Company has 4 lakhs in form of retained earnings available for investment purposes. Following are further details. Debt to equity ratio is 25:75. Cost of debt at the rate of 10% before tax up to rupees 2 lakhs and 13% before tax beyond that. Earnings per share rupees 12. Dividend payout ratio 50% of earnings. Expected growth rate in dividend is 10%. Current market price per share is rupees 60. Company's tax rate is 30% and the shareholders' personal tax rate is 20%. ठीक. Required, calculate post-tax average cost of additional debt. Calculate the cost of retained earnings and cost of equity. Calculate overall weighted average cost of weighted average after tax cost of additional finance. ठीक. सो बेसिकली ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस है, इसका मतलब ये वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. ठीक है. सो अब यहां पे क्या दिया हुआ है एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ के लेते हैं कि कंपनी को कितना एडिशनल फंड्स चाहिए. एबीसी लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20 lakhs फॉर मीटिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स. Company has 4 lakhs in form of retained earnings available for investment purposes. The following are the further details. Debt equity ratio 25:75, मतलब 25% is debt and 75% is equity. And when we use the term equity, equity means share capital plus
रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जैसे हमने पिछला चार्ट बनाया था ना वैसा बनाते हैं और फिर उसके बाद में समझ के देखते हैं कि क्या है सिचुएशन हमारे पास। सो एडिशनल फाइनेंस हमारा, एडिशनल फाइनेंस कितना है? इट इज ₹20 lakhs। ठीक, अब इसमें डेट है हमारा 25% एंड इक्विटी इज 75%। डेट इक्विटी रेशियो, डेट एंड इक्विटी का परसेंटेज दिया हुआ है। डेट है यहां पे हमारा 25% एंड इक्विटी इज 75%। इक्विटी 75%। अब अगर डेट है 25% तो 25% और 20 lakhs कितना आ जाएगा? 5 lakhs। 5 lakhs होगा और हमारा इक्विटी कितना हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा 15 lakhs। ठीक है, अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था? हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसमें ये जो 15 lakhs है, इस 15 lakhs में रिटेन्ड अर्निंग्स होगा और न्यू इक्विटी होगा। हमारे पास कैसा आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड न्यू इक्विटी and new equity. And how much is the retained earnings? They are giving that the retained earnings are rupees 4 lakhs। ठीक, सो कितना हमारे को न्यू इक्विटी रेज करना पड़ेगा? 11 lakhs का we'll have to raise new equity, this is 11 lakhs। ठीक, then when it comes to the debt, डेट के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे को कि कॉस्ट ऑफ डेट at the rate of 10% before tax up to rupees 2 lakhs and 13% before tax beyond that. So out of this 5 lakh rupees, out of this 5 lakh rupees, इसमें से हमारा फर्स्ट 2 lakhs के लिए अप टू रुपीज 2 lakhs कितना दिया हुआ है? एट द रेट ऑफ 10%। एंड नेक्स्ट 3 lakhs, next 3 lakhs, this is at the rate of 13%। hope it's clear, got this? अब यहां पे हमारे को क्या करना पड़ेगा? अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकालना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी निकालेंगे। कैन वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, बट यहां पे वी आर हैविंग द पर्सनल टैक्स। पॉइंट नंबर जी में कंपनीज टैक्स रेट इज 30% एंड द शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स इज 20%। ठीक है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, हम पहले कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी निकाल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैसे कंप्यूट किया जा सकता है? चलो एक काम करते हैं, हाँ इसमें पहले एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन है पहले वो कंप्यूट कर लेता हूं, वो इजी है।
and then we come to the cost of new equity and cost of retained earnings. ठीक है. So here first we compute the cost of term loan. Cost of term loan. And what is the formula for this? It is KD after tax is equal to KD before tax into 1 minus tax rate. Into 1 minus tax rate. And here we will be having for the first 2 lakhs. For first 2 lakhs. That will be kitna 10 into corporate tax rate is 30%, so 1 minus 0.30, this is 7%. Then for next 3 lakhs, next 3 lakhs, this is 13% into 1 minus 0.30, that comes how much? 9.1%. This is 9.1%. ठीक है. So what was asked here, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल में उन्होंने हमारे से पूछा ही है कैलकुलेट पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. मींस दिस 5 लाख दैट वी आर गोइंग टू रेज एडिशनल, इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी. तो हम क्या है सिर्फ ये जो 2 लाख 3 लाख है इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग हियर. ठीक है. सो क्या करेंगे, राइट, स्टेटमेंट statement for computation of weighted average cost of debt. Cost of debt. ठीक है. And this is also basically marginal cost ही है. So the columns that we are going to have will be source, cost, target value, then marginal weight, and then weight into cost. So here we are having source is 10% term loan. Cost for this was 7% and the target value was 2 lakhs. And for the next 13% term loan, for this the cost is 9.1% and the target value is 3 lakhs. And our marginal weights will be 2 and 3. So 2 into 7, this is 14, and 3 into 9.1, this is 27.30. So this total is summation of weights is 5. $41.30 and WACC weighted average cost of debt, this is 41.30 divided by 5, that comes how much? 8.26%. तो ये जो 5 लाख रुपीस हमने जो डेट रेज किया है, जो 5 लाख है इसकी जो एवरेज कॉस्ट आ गई है, दिस इज 8.26%. इस पूरे 5 लाख की एवरेज कॉस्ट आ गई. ठीक है. तो अब आगे पे अब हमारे को क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करेंगे. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट, वी विल बी यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ठीक. सो राइट, अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने यहाँ पे
क्या पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो यहां पे सेकंड में ए, पहले हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसमें हमारे को डिविडेंड नहीं दिया हुआ, बट अर्निंग्स पर शेयर इज गिवन। हाउ मच द अर्निंग्स पर शेयर गिवन? अर्निंग्स पर शेयर इज ₹12 एंड द डिविडेंड पे आउट इज 50% ऑफ द अर्निंग्स। मतलब 50% of this 12 rupees will be distributed as dividend. So dividend per share DPS will be कितना होगा? It is EPS into payout ratio. ये हमने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में भी डिस्कस किया था। And here EPS is 12 into 50%. This comes to ₹6 is the dividend. Got it? Then अब हम यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज D1 अपॉन P0 प्लस G into 100 and they have given the price of share. Price of share is given how much? It is given 60 rupees. So this is D1 is 6 divided by 60 and the growth rate is given. Growth rate is given how much? 10%. So it is 0.10 here. 0.10 into 100. So that comes to 20%. And we have to compute next is cost of retained earnings with personal tax. Cost of retained earnings with personal tax. Personal tax. And what that formula will be? Cost of retained earnings will be cost of equity into 1 minus personal tax. 1 minus personal tax. And the cost of equity we have computed it as 20% and the personal tax is 20%. Corporate tax 30% था, but shareholder का personal tax is 20%. So that will be coming how much? It is 16%. ठीक है। So अब हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो गया and now we can compute the weighted average cost of capital. ठीक है। So write statement for computation of WACC जो थर्ड पार्ट में पूछा उन्होंने। Statement for computation of WACC. So इसमें भी हमारे जो कॉलम्स होंगे सोर्स, then cost, then target value, then weight into cost. अब इसको चाहो तो मार्जिनल वेट भी लिख सकते हो। नाउ हियर सोर्स हमारे पास क्या है? न्यू इक्विटी है। न्यू इक्विटी, व्हाट इज द कॉस्ट वी हैव गॉट? इट इज 20%. And what is the target value? 11 lakh rupees we are going to raise through the new equity. ठीक है। Then retained earnings, इसके लिए कॉस्ट आ गया 16% and this is 4 lakhs. Then we will be having the debt. अब वो पूरा का पूरा जो डेट था ना, उसकी एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी आ गई थी?
8.26% आ गई थी, 8.26%, एंड दिस अमाउंट इज 5 lakhs. सो हमारे पास वेट्स आ जाएंगे 11, 4 एंड 5. So weight into cost, it is 11 into 20, that will be 220. Then 4 into 16, that will be 64. And 5 into 8.26, ये आएगा 41.30. पिछली कैलकुलेशन से उठाया मैंने ये 41.30. So take the total here. This is 20, 325.30. So यहाँ पे हमारे पास WACC will be 325.30 divided by 20. That comes how much? 16.265%. 16.265%. ठीक है, ठीक. चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. होमवर्क बाकी के जितने बचे हुए प्रॉब्लम्स है सब होमवर्क दे दो. कितने बचे हैं? एट बचा है क्या हमारा? एट बचा है. होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 8. फिर 25, 23, 24 भी बचे हैं ना. हाँ, 23, 24, 25, 26, 27, 27 हो गया है. 28 एंड 29. ठीक, बाकी का बचा हुआ कल देता हूँ होमवर्क फ्रॉम क्लास प्रॉब्लम्स. चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.